मलेशिया की एक ऐसी फ्लाइट जो आज भी अनसॉल्व्ड केसेस की लिस्ट में मौजूद है। और न सिर्फ मलेशिया बल्कि थाईलैंड, वियतनाम, चीन जैसे देशों के इस फ्लाइट या इससे जुड़ी किसी जानकारी को लगभग 10 सालों से सर्च करने के बाद आज भी खाली हाथ हैं और वो आज तक इससे जुड़ा कोई भी ठोस स्टेटमेंट नहीं दे पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं मलेशिया के बोइंग 777 के अचानक ही अपने रूट से गायब हो जाने की मिस्टीरियस स्टोरी। दिन था 8 मार्च 2014 का, जब मलेशिया एयरलाइंस का बोइंग 777 जो फ्लाइट नंबर MH370 के तहत उड़ान भरने के लिए तैयार था। यहां प्लेन के कैप्टन के तौर पर उसमें मौजूद थे कैप्टन जहरिया अहमद खान, जिन्हें फ्लाइट एक्सपीरियंस के तौर पर 18,000 घंटे का एक्सपीरियंस था। वहीं को पायलट के तौर पर मौजूद थे फरीक अब्दुल हमीद, जिनके साथ 10 क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स इसी प्लेन में अपना सफर शुरू करने के लिए मौजूद थे। ये फ्लाइट मलेशिया के कोलालमपुर से चीन के बीजिंग तक की रूटीन फ्लाइट थी, लेकिन 8 मार्च के दिन भरी जाने वाली ये उड़ान इस प्लेन की आखिरी उड़ान होगी, ये कोई भी नहीं जानता था। कुछ ही देर में उड़ान भरने वाला ये प्लेन सालों तक एक मिस्टीरियस केस बन जाएगा, इस बात से अनजान सभी पैसेंजर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे और सभी कुछ रूटीन के मुताबिक हो रहा था। रात के 1:30 पर फ्लाइट अपने राइट टाइम पर टेक ऑफ कर जाती है। मलेशिया से बीजिंग तक की ये फ्लाइट पूरे 4 घंटे की थी, जबकि 1 घंटा बीत चुका था और ये फ्लाइट अब 35,000 फीट की ऊंचाई पर साउथ चीन सी को क्रॉस कर रही थी। तभी पायलट वियतनाम की एक सिटी हो ची मिंह सिटी के ATC में मैसेज भेजकर वहां के स्पेस एरिया को यूज करने की फॉर्मल परमिशन मांगते हैं। परमिशन ग्रांट होते ही लगभग 2 मिनट के बाद ये प्लेन अचानक ही मलेशिया के रडार सिग्नल से गायब हो जाता है। मलेशिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड, इन चारों ही देश के रडार सिग्नल जहां पर अब तक ये प्लेन लोकेट हो रहा था, अब अचानक से उनके रडार से गायब हो चुका था। हालांकि ये काफी चौंकाने वाली बात थी, लेकिन इन सभी कंट्रोल्स रूम ने प्लेन में आई किसी ट्रांसपोंडर्स की कमी के चलते ऐसा होने की बात सोचकर इसे कोई सीरियस मैटर नहीं समझा। हालांकि मलेशिया ATC लगातार फ्लाइट 370 से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो नाकामयाब हो रहे थे। यही सोचकर के कुछ टाइम बाद प्लेन खुद ही अपनी लैंडिंग एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगा। ATC ने मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 4 घंटे पूरे बीत जाने के बाद भी ये फ्लाइट बीजिंग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से मलेशिया एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा इस फ्लाइट 370 को मिसिंग घोषित कर दिया गया। इस वजह से एविएशन हिस्ट्री में एक बड़ी हलचल मच गई और फिर शुरू होता है सिलसिला इस मिसिंग फ्लाइट 370 को ढूंढने का, जो एविएशन हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा और लंबा चलने वाला सर्चिंग ऑपरेशन था। आखिरी रिसीव सिग्नल के हिसाब से ये फ्लाइट गल्फ ऑफ थाईलैंड यानी कि चाइना सी के आसपास थी, इसलिए यहीं से सर्चिंग ऑपरेशन की शुरुआत करी गई। मलेशियाई गवर्नमेंट ने इस पूरे सी एरिया को चेक कर लिया, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा जब मलेशिया सरकार द्वारा वहां की मिलिट्री फोर्स की मदद ली गई, जिनकी रडार लोकेशन से पता चला कि फ्लाइट 370 अपने लास्ट लोकेटेड पॉइंट से एक हल्का सा राइट टर्न लेकर लेफ्ट साइड की ओर मुड़कर वापस मलेशिया की ओर चली गई थी। इस फ्लाइट की इतनी सटीक इंफॉर्मेशन मिलिट्री के रडार द्वारा इसलिए मिल पाई क्योंकि ये मिलिट्री रडार की खासियत होती है कि वो न केवल सिग्नल को कैच करते हैं बल्कि ट्रांसपोंडर को सिग्नल रिफ्लेक्ट भी करते हैं, जिस वजह से ये फ्लाइट 370 की एक्यूरेट पोजीशन मलेशिया सरकार को मिल पाई थी। यहाँ पर इस खोए हुए प्लेन की मिस्ट्री और गहराती है जब मलेशियाई सरकार को यह पता चलता है कि यह फ्लाइट मलेशिया न पहुंचकर मलेशिया को क्रॉस करती हुई पेनांग आइलैंड से टर्न करती हुई अंडमान सी तक पहुंच जाती है। वही अंडमान जो भारत में आता है। यहां तक की जानकारी तो मिलिट्री रिकॉर्ड से मलेशिया सरकार को मिल गई थी, लेकिन इसके आगे ये फ्लाइट कहां गई ये बताने में मिलिट्री रिकॉर्ड एबल नहीं थे। यह घटना 21वीं सदी की है और हमारा साइंस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका था कि किसी भी फ्लाइट को कहीं से भी ढूंढ निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए अब मलेशियाई गवर्नमेंट ने सैटेलाइट के थ्रू इस फ्लाइट की आगे की लोकेशन मालूम करना चाहिए, जिसमें उन्हें पता चला कि अंडमान सी तक पहुंचने पर इसका कनेक्शन कुछ टाइम के लिए सैटेलाइट से टूट गया था। यह टाइम लगभग 3 मिनट का था, जिसके बाद फ्लाइट 370 फिर से एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, जिसे सैटेलाइट द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। इसके बाद ये फ्लाइट लगभग 6 घंटे तक
लगातार फ्लाइंग मोड पर उड़ती हुई सैटेलाइट के कांटेक्ट में रहती है। लेकिन इन 6 घंटों के बाद सैटेलाइट का फ्लाइट से किसी भी तरह का सिग्नल या फिर कांटेक्ट नहीं रहता। मोटे मोटे तौर पर इसे एक क्रैश केस समझा जा सकता था, क्योंकि लगातार 6 घंटे की उड़ान लेने के बाद सिग्नल का टूट जाने का मतलब साफ था कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका होगा और बिना इस फ्लाइट के कहीं लैंड हुए कहीं ना कहीं क्रैश हो गया होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सैटेलाइट के थ्रू प्लेन के ट्रांसपोंडर से सिग्नल तो कैच किए जा सकते हैं, लेकिन ये सैटेलाइट किसी भी ट्रांसपोंडर की एक्यूरेट लोकेशन नहीं बता सकती है। लेकिन किस्मत से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पर्थ पर मौजूद एक एटीसी सैटेलाइट और इस फ्लाइट 370 के बीच कनेक्शन को रिसीव कर रहा था। एक अननोन फ्लाइट से रिसीव होने वाले सिग्नल की वजह से पर्थ ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद ऑफिसर्स लगातार ही इस फ्लाइट से कांटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका कोई भी रिस्पांस रिसीव नहीं हो रहा था। यहां तक सैटेलाइट की मदद से पहुंचने के बाद अब सर्चिंग टीम्स ने रेडियो वेव्स का सहारा लेना शुरू किया। रेडियो वेव एक ऐसा ऑप्शन था जो इस प्लेन की करेक्ट लोकेशन तक सर्चिंग टीम को पहुंचा सकता था। रेडियो वेव की लेंथ को मेजर करके इस फ्लाइट की सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सकता था, क्योंकि पर्थ एटीसी पर इस फ्लाइट और सैटेलाइट की सभी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। इसलिए वहां पर सारे डाटा को कैलकुलेट करने पर यह पाया गया कि इस प्लेन की लास्ट लोकेशन ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीचों बीच मौजूद सी एरिया हो सकता था, जो लगभग 45 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था। समंदर के इस लार्ज पॉइंट तक पहुंचने में सर्चिंग टीम को लगभग 6 दिन का टाइम लगा। इतने बड़े सी एरिया को सर्चिंग टीम ने पूरी तरह से खंगाल लिया, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। सर्चिंग टीम ने समुद्र के अंदर मौजूद हाइड्रोफोन्स की मदद भी ली, लेकिन उनसे भी किसी भी तरह का कोई भी वॉइस डाटा नहीं मिला। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि हाइड्रोफोन समुद्र में स्टेबल किए गए वो इक्विपमेंट होते हैं जो समुद्र या उसकी सतह पर होने वाली छोटी हलचल को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे में किसी भी प्लेन का समुद्र में गिरना या फिर क्रैश होना इन हाइड्रोफोन्स में दर्ज होना चाहिए था, जो कि नहीं था। इस फ्लाइट को मिसिंग हुए अब पूरा 1 साल बीत चुका था और इससे रिलेटेड कोई भी पता जानकारी सर्चिंग टीम को नहीं मिली थी। सर्चिंग टीम भी अब इस केस को लेकर काफी उदासीन हो चुकी थी और वहीं सभी देशों ने इस केस से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन तभी 29 जुलाई 2015 में मेडागास्कर के रीयूनियन आइलैंड पर 2 मीटर लंबा एक एल्यूमिनियम का प्लेन का टुकड़ा मिलता है, जिसके मिलने के बाद इस केस में फिर से हलचल मच जाती है, क्योंकि एक्सपर्ट्स इस टुकड़े को फ्लाइट 370 का ही हिस्सा बता रहे थे। लेकिन यहां पर सवाल उठाने वाले लोग सवाल उठाते हैं कि रेडियो वेव द्वारा बताई गई लोकेशन से 4000 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर यह प्लेन का अकेला एक टुकड़ा कैसे पहुंच गया। फौरन ही सी एक्सपर्ट की राय ली गई, तो उन्होंने बताया कि साउथ ओशन में बहने वाला सभी कचरा बहता हुआ अफ्रीका के इसी तरफ आता है जहां पर यह आइलैंड मौजूद था। इस टुकड़े की भनक मिलते ही सर्चिंग टीम ने आसपास के सभी आइलैंड के बीच को खंगाल लिया, जहां से उन्हें पूरे 31 प्लेन के टुकड़े मिले, जिनमें से अंदाजा बतौर फ्लाइट 370 के 3 टुकड़े ही मैच हो रहे थे। दोबारा सर्चिंग ऑपरेशन शुरू होने के पूरे 3 साल बाद इस केस को बंद कर दिया जाता है और फ्लाइट 370 को एक मिसिंग फ्लाइट करार दे दिया जाता है। हालांकि लोगों के बीच इस फ्लाइट को लेकर लंबे समय तक चर्चाएं बरकरार रहीं, जिनमें से कुछ चर्चाएं काफी लॉजिकली भी थीं, जैसे कि फ्लाइट के क्रैश होने की वजह फ्लाइट में मौजूद लिथियम माइन बैटरीज हो सकती थीं, क्योंकि इस फ्लाइट में लगेज के साथ बड़ी मात्रा में ये बैटरीज भी ट्रांसपोर्ट करी जा रही थीं और इस प्लेन से पहले ही कई ऐसी घटनाएं हो चुकी थीं जिनमें इस तरह की बैटरीज की वजह से चलते प्लेन में आग लग चुकी थी और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। हो सकता है फ्लाइट 370 में भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता तो फ्लाइट अपनी लास्ट लोकेशन से इतनी दूर तक का सफर तय नहीं कर पाती। वहीं दूसरी बात भी चर्चा में ये रही कि हो सकता है कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कॉकपिट में मौजूद पायलट का एयर प्रेशर डिसबैलेंस हो गया होगा, जिस वजह से वो दोनों ही बेहोशी की हालत में पहुंच गए होंगे और ये प्लेन ऑटो पायलट मोड पर चलता हुआ काफी लंबी दूरी तक बिना अपने डेस्टिनेशन प्लेस के उड़ता ही रहा होगा, जब तक कि इसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया होगा। और इसी वजह से पर्थ एटीसी द्वारा इस प्लेन को लगातार मैसेज भेजने के बाद भी कोई भी रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ था। उसके साथ ही इस फ्लाइट की हाईजैक होने की भी उम्मीद कई लोगों ने जताई थी, क्योंकि फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले 2 लोगों को फ्रॉड पासपोर्ट के साथ एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था।
इसी बात को फ्लाइट के हाईजैकिंग से भी कनेक्ट करके देखा जा रहा था। लेकिन बात यहीं आकर रुक जाती है कि आखिर हाईजैकर्स ने कहीं ना कहीं तो प्लेन को लैंड कराया ही होगा। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि फ्लाइट के पायलट इस फ्लाइट को क्रैश करवाने के लिए खुद से रिस्पॉन्सिबल थे। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का मानना था कि फ्लाइट कैप्टन ने कुछ इलीगल लोगों से पैसा लेकर इस फ्लाइट को क्रैश कराने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा भी कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके दम पर उन्हें इस मिसिंग फ्लाइट का जिम्मेदार बताया जाता। इसी तरीके की और चर्चाओं के चलते को पायलट भी इसी तरह की कुछ इल्जामों में घेरे गए थे, लेकिन वो इल्जाम भी पूरी तरह से गलत साबित हो गए। फिलहाल 2023 तक इस मिसिंग फ्लाइट का कोई भी अता पता नहीं चला है, या फिर फ्लाइट के क्रैश होने के बाद इसका मलबा दुनिया के किस कोने में पड़ा है, इसकी जानकारी भी अभी तक मलेशियाई गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच पाई है। उम्मीद करते हैं मिसिंग फ्लाइट 370 की ये मिस्टीरियस स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।